अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम चैप्टर नंबर 10 सैलरी के जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो आपकी क्वेरीज है मैं उसको एड्रेस करूंगा कि उनको किस तरह से हैंडल करना है हमें। उसके बाद हम चलेंगे। मुझे वन बाई वन बताता जाए। एक तो मैंने पहले कहा था सर सी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का बता दें। बेटा सी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पहली बात ये है कि ये सेपरेट ब्लॉक में नहीं है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप लिखेंगे जो भी आपको पैसे मिले हैं। सी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या चीज है? टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं फिर आपको बताता हूँ कि टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है। जैसे आपका इंटरनेट टावर है। ये आप यहाँ पर किसी को कहते हैं कि जनाब ये मैं आपको जो टावर है ये लगा के दूंगा, इसके इतने पैसे दूंगा। ये आप खुद लगा दें या उसको बता दें कि इसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, इस पे कितने जो है वो आगे ये ट्रांसमीटर लगने चाहिए, कितनी केबल होनी चाहिए, इसकी क्या विड्थ होनी चाहिए, इसकी बेस कैसी होनी चाहिए। ये जो पैसे आपको मिलेंगे दैट इज कॉल्ड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इसको हम कहेंगे। सही है। इसका कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। आप अगर कहें कि जनाब इसका कोई सेपरेट ट्रीटमेंट होगा तो इसका कोई भी सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। ये नॉर्मल होगा। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके ऐड हो जाएगा। हाँ, आपने वो जो फी ली है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसिव पे किए हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट होगा। समझ आ गई आपको? असल में आपकी किताब में नॉन रेजिडेंट करके लिखा हुआ जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा था उसको काट दें आप। नॉन रेजिडेंट का इशू है कि वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, उसको आपने नहीं करना। तो आप उसको देखें कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या है वो, और इसका ट्रीटमेंट ये होगा। उसके अलावा आपने इसको किसी जगह पर नहीं लेकर जाना। और मेरा बेटा क्वेश्चन। जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास अभी आया है। जी। एक्सपेंसिव एनपीआर में ही अलाउ होंगे। एक है कि बिजनेस के अंदर 22(6) क्लियर करते हैं। बिजनेस का जो हमारा क्वेश्चन है उसका प्राइस कुछ इस पे जरा। ये 22(6) पे होगा, ये डिप्रिसिएशन का होगा कोई 22(6) पे है। ये बिजनेस का मैंने क्वेश्चन पूछा है, इसके 22/6 जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये क्वेश्चन ये मेरे नोट्स के अंदर मौजूद है। दूसरा ये ये मैंने कहा कि इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इसको किस तरह से किया जाएगा। ये एबीसी लिमिटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, मैं आपको बता देता हूँ। एबीसी लिमिटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 500,000। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू कंप्यूट दिस प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ द बिल्डिंग कैलकुलेट। उसके बाद है जी सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा आपने पूछा है ना, ये असल में बिजनेस का है। मैं ऐसा है कि चूंकि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको संगीत के क्वेश्चन को, तो इसको मैं एंड पे एडजस्ट कर देता हूँ। मुझे आप बता दीजिएगा, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपसे। एक
स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है जी, सर पेट्रोल प्रोवाइडेड डिस्काउंट प्रोवाइडेड एंड अवेल का क्या ट्रीटमेंट होता है? आयुष्मान, आप अगर मुझे बताएं, जरा थोड़ा सा क्लियर कर दो, या अपना माइक पे आके मुझे बता दो कि क्या पूछना चाह रहे हो, तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। तो पर्सन किस मकसद के लिए प्रोवाइड किया गया है, किसने प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। काना, आयुष्मान, काना, आयुष्मान साहब जब आप आए तो जरा इसको देख लीजिएगा। तो जी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.10। उन्होंने कहा था कि सर, टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर इम्प्लॉइज स्कीम, और इसको करवा दो। ये जो 10.10 है, हम इसके ऊपर चलते हैं। 10.10। नहीं, सवाल है जी आपका। आपको मेरी स्क्रीन शेयर है, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें मुझे मेक श्योर करो। मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक ही आ रहा है। मार्च सितंबर 2013 का भी क्वेश्चन है, और इसको हम पहले पढ़ते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। इसको 21 नंबर का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। मैं जरा जी पॉइंटर में निकाल लिया। ऑन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल फॉर द टैक्स ईयर X3। अगर कुछ नहीं बताया जाएगा तो हमारा टैक्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई X2 से 30 जून 20 F3 तक। शो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पल ऑफ सीरियल एंड डिसअलाउंसेस। ये है जी हमारा सवाल, और इसको करते हैं। Mrs. Aslam was employed with Sahel Limited as a marketing manager on 30 June X2। ठीक है जी, 30 जून X2 को उसने अपॉइंटमेंट दी है। तो आप देखिएगा कि हमारा साल जो शुरू हो रहा था, वो 7 ऑप्शन शीट ओपन कर लूँ ताकि आपको काम करने में मुझे भी आसानी हो। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर मार्च सितंबर 2013 का क्वेश्चन है। सितंबर 2013, और तालुका की बुक का चैप्टर है 10.10, और उसके मार्च है 21 है किया है। इसमें हमारा जो टैक्स ईयर था वो 30 जून था। तो वो स्टार्ट होगा हमारा July 1, 2022 F2। ये वैसे लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 30 जून 22 F3 जो वगैरह लिखते हैं, X2 to F3 तक ये। तो उसने मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे जो ज्वाइन किया,
30 जून X2 को शी रिजाइन फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट, अच्छा जी मार्केटिंग। ऑन 30 जून X2 शी रिजाइन फॉर फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट विद एप्पल, एप्पल से उसने रिजाइन कर दिया। ऑन 1 जुलाई शी ज्वाइंड एच पाकिस्तान लिमिटेड HPL, अ कोटेड कंपनी एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर। अब सवाल ये है कि ये कोटेड कंपनी का, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कोटेड कंपनी में काम करे तो इसका पता होना क्यों जरूरी है, ये यानी कोटेड कंपनी से मुराद है पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी को कोटेड कंपनी भी कहते हैं। साथ थोड़ा सा बताऊं तो इसका पता होना क्यों जरूरी है। जी, ये सवाल है। नहीं, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कोटेड कंपनी में काम करेगा तो उसके लिए सेपरेट ब्लॉक से क्या मुराद है? जैसे ये एक एम्प्लॉय है, वो एक जॉब कर रहा है कहीं पर, जो कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसका मेरे लिए क्यों जरूरी है, ये सवाल है। मतलब मैं तो काम कर रहा हूँ ना, मेरा सवाल ये है कि हम उसके पास काम कर रहे हैं। आपका आंसर पार्शियल ठीक है। ये इसलिए जरूरी है कि एम्प्लॉय का कोचिंग कंपनी के अंदर काम होना, क्योंकि क्योंकि जब उसको शेयर मिलेंगे और अगर उन शेयर को बेचेगा तो उसके लिए उसका जो गेन होगा वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगा, इसलिए जरूरी है। He has provided you the following information in respect of tax year F3. In July F2, he received following amount from SL in final settlement. ये पिछली कंपनी जहां पर उसने रिजाइन किया था, ये उसको वहां से पैसे मिल गए। लीव इन कैशमेंट है जी। सॉरी सर। जी, लीव इन कैशमेंट है जी हमारे पास 95,000 टोटल टैक्सेबल है। ग्रेचुटी है जी हमारे पास 500,000 की, मैं आगे लिखता जाता हूँ। टोटल टैक्सेबल ग्रेचुटी है जी 5 लाख की फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी फंड। तो हम इसमें से लेस कर देंगे 75,000। क्यों लेस करेंगे? इसलिए लेस करेंगे कि अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या तो 50% इस अमाउंट का, वो बनता है 2.5 लाख रुपया, या 75,000 विच एवरेज लोअर एग्जाम होंगे, तो लिहाजा 75,000 यहाँ पे लेस कर दिया जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ 8 लाख अगेंस्ट a health insurance policy. The insurance claim was lodged by XL on behalf of Mrs. XL in January F2. रीइंबर्समेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है आपकी? टोटली एग्जाम होती है, टोटली एग्जाम। ठीक है, ये होती है। मैं साथ साथ मैंने कहा कि आपको ट्रीटमेंट का पता चलेगा। ये टोटली टैक्सेबल होती है और ये टोटली एग्जाम होती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट करना क्योंकि आप लेफ्ट कर रहे हैं। In accordance with the terms of the employment, income tax related to her salary and benefit is to be borne by the HPL। ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट था। The tax is to be borne by the employer। हर एनरोलमेंट कहते हैं वो तमाम अमाउंट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, उसको एनरोलमेंट कहा जाता है। जान के बाय नहीं सीधा साथ ओ वाला नहीं और सिग्नल है जान आपने बुक खोल के साथ साथ इसको पढ़ना है, तभी आपको सही समझ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ समझ ना आए, यहाँ पर रेज हैंड की ऑप्शन होती है, वो आपने करनी है। कहते जी बेसिक सैलरी ऑफ दिस, जैसे साल के शुरू में किया है तो ये हमारी टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। मेडिकल अलाउंस, जी मेडिकल अलाउंस जो है वो उसको देखते हैं कि यहाँ से इसको मेडिकल फैसिलिटी मिली थी या नहीं, वो पिछले एम्प्लॉयर से मिली थी। यहाँ देखना पड़ेगा कि अगर मेडिकल फैसिलिटी इसको मिली थी तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल
अलाउड, दूसरे के लिए हमें अभी हम डिसीजन नहीं देते। रेंट फ्री अकोमोडेशन विद एनुअल नेटिंग वैल्यू ऑफ 480, जो अकोमोडेशन है उसका ट्रीटमेंट होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रेंट और 45% ऑफ द बेसिक उसका करीब कितना मिला इतना लगा दिया सैलरी विच एवर इज हायर, वो 1600 टैक्सेबल रुपया होगा। ठीक है, ये भी मैंने ट्रीटमेंट जहाँ ना समझ आए पूछ लेना आपने। Traveling allowance of 50,000 per month, 60% of the amount was spent in the performance of his official duty. तो इस अमाउंट में 50,000 में क्या हुआ, 60% तो उसके ऑफिस के लिए था, लेकिन 40 जो है वो उसके लिए पर्सनल था। तो मेरे ख्याल के अंदर क्या करना चाहिए हमें, इसका 50,000 का तरीके से 50,000 इंटू 40% इसकी सैलरी में जाना चाहिए मेरे मुताबिक। Provident Fund 10% of the basic salary, an equal amount was contributed by HPI. Provident Fund में हमें जो है वो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ दिया गया है, इसके अलावा कोई और अमाउंट नहीं है। तो उसका हम जाके उसको रिकॉग्नाइज ट्रीट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है। असल में मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैंने ये मेरा माइक का मसला है। मैं उसको कर देता हूँ। और ये मैं ना कंट्रोल को जरा ठीक कर देता हूँ। जी, तो प्रोविडेंट फंड भी आ गया, नहीं बड़ा सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी आ गया। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम मिसेस असलम वाज अवार्डेड 5,000 शेयर इन एचपीएल ऑन दिस। मिस्टर मिसेस असलम को 5,000 शेयर मिले होंगे। कब मिले हैं देखना पड़ेगा। ऑन 1 जनवरी एक्ट 3 को। तो पहली चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी, 5,000 शेयर मिले कब है, 1 जनवरी को। अंडर द स्कीम शी वॉज नॉट अलाउड टू सेल द शेयर, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई कि ये डेट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। जब ये शेयर उनको बेच देंगी या ओपन होंगे वो रेलिवेंट, उस दिन हम समझेंगे कि हमें शेयर मिले हैं। द शेयर अप टू ₹33, द शेयर अप टू 31 मार्च को उनको ऑप्शन मिलेगी जी ओपन करने की। तो लिहाजा ये डेट हमारे लिए रेलिवेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली डेट हमारे लिए अब रेलिवेंट नहीं है, इसको हम ग्रे कर देते। शी सोल्ड ऑल द शेयर ऑन 1 मई, उसने शेयर बेच दिए तो इससे कैपिटल गेन भी जनरेट होगा। ये वैल्यू भी हमारे लिए रेलिवेंट है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। तो 31 मार्च को उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी क्रिएट होगी और ग्रीन वाले एरिया में 1 मई को उनकी कैपिटल गेन जनरेट होगा। जो कंप्यूटर की चार्जिंग भी लगा दी जरा आप इंतजार कीजिए। अच्छा जी, कहते जी फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द बर्थ डेट। अब मुझे क्या था कि ये जो 31 मार्च है इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए थी, और जिस दिन उन्होंने शेयर्स बेचे उसकी मुझे प्राइस चाहिए थी। उसने कहा फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट फॉर एज फॉलोज।
यकम जनवरी 2003 की वैल्यू मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। इसलिए रेलिवेंट नहीं है कि उस दिन शेयर तो मिल गए थे, शेयर तो मिल गए थे, लेकिन मुझे बेचने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा ये जो मैंने ग्रे किया ये उस दिन की है। फिर कहते हैं जी 31 मार्च को उसकी 28 रुपये शेयर वैल्यू थी उसकी। इसको मैं येलो कर दूं ताकि येलो के साथ मिल जाए, ये देखिएगा, ये देखो 31 मार्च को उसकी वैल्यू थी 28 रुपये। तो इसमें क्या करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू में से जो उसने पेमेंट की होगी वो माइनस कर देंगे, तो इस पूरे पैरा के अंदर कहीं भी पेमेंट नजर नहीं आ रही। फिर वो कहता है जी कि उसने बेच दिए। अब बेचने की उसने प्राइस नहीं बताई जहां देखेगा तो, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ बता दी गई, तो लिहाजा हमारे लिए यही जो फेयर मार्केट वैल्यू है, हम इसी फेयर मार्केट वैल्यू को ही उसकी सेल प्राइस समझ लेंगे। ठीक है जी। तो इसके अंदर दो चीजें थी, सैलरी भी आ गई और प्लस उसके साथ से आ गया कैपिटल गेन भी आ गया। और 31 दिसंबर, ये डेट हमारे पीरियड में फॉल कर, शी रिसीव द लोन ऑफ 400,000 फ्रॉम एचपीएल, द लोन कैरीज अ मार्कअप रेट ऑफ दिस, द प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क रेट इज दिस। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इसको मैं ग्रे एरिया में कर देता हूँ। बात समझ आ गई है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लोन होगा तो इसका 10% देंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। He won the Best Executive Employee Award of HPL and received a laptop having a fair market value of 1 लाख रुपए। तो एम्प्लॉय को जो भी चीज दी जाए वो उसकी सैलरी गिनी जाती है, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू उसकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। An amount of 355 was received from her spouse as core payment under an agreement to live apart। ये एग्जाम होती है, ये देखो, ये एग्जाम होती है, स्पाउस टू लिव अपार्ट। दिया नहीं है बल्कि मिला है, उन्होंने अलग ही कर ली अपने हस्बैंड से, तो इनको इतने पैसे मिले हैं। भाई जितना पैसा उनको मिल रहा है, तो हो सकता है कि इनका हस्बैंड जो है वो बेचारा निकम्मा हो, काम ही ना करता हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इनसे अलग ही अच्छी हूँ। तो ये हो गया जी हमारा 40 टैक्सेबल, और ये होगी हमारी एग्जाम, लेकिन लिखेंगे जरूर क्योंकि एग्जाम ने कहा है कि जी हर चीज को बताएं। She paid 105 as zakat under zakat on Mr. Ordinance, नहीं मिला। उन्होंने तलाक लेने के बाद बात पे कर दी है। होता था कि वो बंदा ये भी बात तंग करता हो, तो इसको क्या करेंगे, टोटल इनकम में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम टोटल इनकम। ठीक है, डोनेशन फैमिली वाज पेड टू अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम करेंगे, इसके ऊपर टैक्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। टैक्स क्रेडिट हम करेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में जाके हम अपना वो देखते हैं कि हमारा टेम्पलेट क्या था, टैक्स क्लास को पहले देखेंगे, अपनी आइटम्स को देखेंगे। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्टेटस लिखेंगे, पार्ट 1, सैलरी मौजूद है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर नहीं आई, बिजनेस नहीं नजर आया, कैपिटल गेन नजर आ रहा है जी इसके अंदर, सही है। डिडक्टेबल लॉसेस के अंदर ज़कात मौजूद है, टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे और ज़कात माइनस करेंगे। सेपरेट ब्लॉक में जाके हमारे पास डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज मौजूद है, क्योंकि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है तो वो माइनस करेंगे। फिर उसके बाद इनका टैक्स स्टेटस फाइंड करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फुल टाइम टीचर नहीं है, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, डोनेशन है जी अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, वो माइनस करेंगे। और फिर हम जाके यहाँ पर ऐड करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और वो है सिक्योरिटीज के ऊपर, यहाँ पे भी लिखा होगा ये। तो ये हम इसके ऊपर टैक्स को ऐड करेंगे। एडवांस टैक्स मेरा सारा पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो ये भी हमारा टैक्स पेबल आ जाएगा। बताइए, इट्स ओके।
डन। चलिए जी, अब हम चलते हैं इसकी स्क्रीन को स्प्लिट कर लें ताकि आपको दोनों नजर आनी शुरू हो जाएं चीजें, मैं क्या करने जा रहा हूँ क्या नहीं करने जा रहा। अगर किताब आपके सामने मौजूद है तो मैं एक स्क्रीन बंद कर दूं ताकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैं एक काम करता जाऊं, और अगर नहीं तो फिर मैं उस दोनों को ओपन कर लेता हूँ। एडवाइस करें, दोनों के साथ ओपन कर लूँ तो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ये साथ साथ आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, बताएंगे। सिंगल फाइल होगी जी, बुक ओपन किताब है, सिंगल शीट है जिसको आप पास जबरदस्त है। ये होती है ना बात। क्या होगी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी बिस्मिल्लाह करके, सबसे पहले मिस्टर, क्या नाम था जी? मेरे पास किताब नहीं है ना, आप अमीर आदमी है, आपके पास किताब मौजूद है, मेरे पास नहीं है। मिसेस असलम, मैं भी मिसेस असलम ने क्लास ले ली है उनसे। ठीक है। मिसेस असलम है जी, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक हो गया। और हमारे पास आ जाएगा टैक्स ईयर 2003। इसमें हम करेंगे जी हमारी टैक्सेबल इनकम की हेडिंग आप दे सकते हैं, ना भी चाहें तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ करेंगे सैलरी। ये देखिए आपने हेडिंग जरूर देनी है, सैलरी। और ये। अब चलते हैं जी, पहले इसको जो एफएल से मिले पैसे उनका पहले ट्रीटमेंट करने तो हम नई कंपनी की तरफ चलते हैं। इनका सैलरी फ्रॉम एफएल, सैलरी फ्रॉम एफएल। एक मिला है जी उनको लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि बेटा आपने साथ साथ मेरे काम करना है, साथ साथ लिखते जाओ जो मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा था जी अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी। एक मिनट, मेरा बेटा मेरा जवाब है शायद मैं उससे पूछने तरह कैसे। जी बेटा पहुंच गए हो आप? किधर? आपसे स्कॉर्पियो से? जी। आप ठीक है मौसम? ला, कब तक पहुंचोगे? ठीक है, चलो ठीक है ला। अनअप्रूव्ड रेसिपी में भी हमारे पास 5 लाख रुपया था, माइनस कर देंगे 75%, तो यहाँ आ जाएगा आपका 425%। उसके बाद अभी हमारे पास रीइंबर्समेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, रीइंबर्समेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है जी, 1 लाख रुपया। इसको हम कर देंगे एग्जाम। तो देखिए ये पिछले साल की बात बता रहा, अब आता है जी एच पी एल, सैलरी फ्रॉम एच पी एल।
इसको टोटल कॉपी दें, ठीक है, ना भी करें कोई मसला नहीं है, तो हम लिखेंगे सैलरी फ्रॉम HPL। उसमें है जी इसके पास आपको याद है कि हमने पहले भी क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ, डबल सैलरी का। यू डू रिमेम्बर दैट? तो उसकी सैलरी भी 2 लाख रुपए। उसके बाद है जी मेडिकल अलाउंस, इसको 10% हम ले लेंगे। मेडिकल अलाउंस 60,000, नॉट 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बैलेंस अमाउंट, अगर मैं बताऊं यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट आ जाए तो क्या करेंगे मेडिकल अलाउंस में, बताइएगा। बैंक फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, तो जीरो नहीं काटेंगे। वन फ्री अकोमोडेशन, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑफ रेंट या ARV 480 और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी, 20.45, विच एवर इज हायर। तो 10,80,000 रुपये ये आ जाए। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर एग्जाम में कुछ भी न सिर्फ लिखा होता फ्रंट फ्री अकोमोडेशन और वैल्यू ना दी होती, तो फिर आप इसका 45% डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देते। आगे है जी ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस है जी, इसका 50,000 का हम 40% लेंगे। 50,000 का जो पर्सनल मेरे यूज में था 40%। इसका भी एक मैं चीज आपको बता दूं कि 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें उसने उसको कहा कि ट्रेवलिंग अलाउंस इतना उसको दिया हुआ है, ट्रैवलिंग के लिए इतने पैसे दिए, जबकि उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम आया हुआ है। तो उस केस में एग्जामिनर ने इग्नोर किया हुआ है। दोबारा सुनने के एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां उसने कहा कि उसने उसको कहा लाहौर से कि इस्लामाबाद जाओ और जाके ये वाला काम करो, तो इम्प्लाई चला गया, लेकिन उसका खर्चा आया 40,000। तो एग्जामिनर ने 50,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ। आगे आते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का मैंने आपको बताया था कि इसका क्या ट्रीटमेंट आपने करना है। एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखना है आपने, और दूसरा इंटरेस्ट क्लाइटेड। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही ले लेंगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देखें कि सवाल में कितना मौजूद है। कहते हैं जी एज प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड इक्वल अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय HPI। तो 10% उसकी जो बेसिक सैलरी है उसका उसको दिया गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है? 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो ये हमारे पास आ गया 24 लाख इंटू 0.1। तो रूल क्या है? ₹150,000 और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डी में अलाउंस विच एवर इज लोअर। हम इसको
एग्जाम करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 150, तो 240 प्लस 150 ये 90,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट है ही नहीं, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। एक क्वेश्चन है जी सर, अगर अकोमोडेशन पर 30% लगाना हुआ तो क्या ये बताएगा कि ये, जी बिल्कुल बताएगा। इनका सवाल ये है कि सर अगर अकोमोडेशन का 30% जो है ना, 45% रूल होता है नॉर्मली। लेकिन अगर कोई इम्प्लाई उन कंपनीज में काम कर रहा है जो स्मॉल सिटीज में है, जिसको मुफस्सल एरिया भी कहते हैं, तो वहां पर 45 की बजाय हम 30% लेते हैं। तो एग्जामिनर जरूर बताएगा आपको। बिल्कुल सही है, शाबाश, सही जा रहे हैं। इम्प्लॉय शेयर स्कीम आ गया जी। इम्प्लॉय शेयर स्कीम में हमारे पास दो चीजें थी। एक हमें शेयर 28 का मिला और हमने कोई पेमेंट नहीं की। आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रही। देखिए मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं क्योंकि ये सवाल मैंने कई दफा सॉल्व किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे पता होता है कि इसका क्या सीक्वेंस था नॉर्मली। तो बात का नहीं पता था। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको तसल्ली से पढ़ा करें कि सवाल क्या था, मेरा लॉजिक क्या था, और क्या मुझे करना है। तो इम्प्लॉय शेयर स्कीम आ गई हमारे पास। इम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसको मैं बोल्ड कर दूं। इसमें था एक्विजिशन ऑफ शेयर। एक्विजिशन ऑफ शेयर का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फेयर मार्केट वैल्यू माइनस पेमेंट होती है। अब इसके अंदर देखो कि पेमेंट उसकी कोई भी नहीं बताई गई, यानी सिर्फ उसको हमें एग्जाम में ये बात बताई गई है कि उसको 5,000 शेयर दिए गए हैं, लेकिन किस चीज पर दिए गए हैं। जी, किस वैल्यू पे दिए गए हैं इसकी वैल्यू नहीं बताई गई। ये जो 5,000 शेयर इन एचपीएल ऑन दिए गए हैं, उसकी वैल्यू बताई नहीं उसमें। इसका मतलब ये है कि जो उस दिन जब इसको शेयर को ओपन किया गया था वो 28 रुपए का था। 28 में से क्या माइनस होगा? सिफर। तो जब सिफर माइनस होगा तो 28 का और 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो ये इसका सैलरी में चला जाएगा। ठीक है जी। और आज की फेयर मार्केट वैल्यू ही इसकी नेक्स्ट जो है उसके लिए डीम कॉस्ट बन जाएगी। अभी हमने ये ग्रीन वाला एरिया रहता है जो कैपिटल गेन में जाएगा, यानी 28 और 32 का ये जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना, ये वाला दिस वन, 4 रुपए का जो फर्क है, ये कैपिटल गेन में चला जाएगा, क्योंकि उसमें सारे शेयर बेचती हैं यहाँ पे। उसको लोन मिला होती, लोन भी लेते हैं, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। कितना है जी? 4 लाख रुपए का। तो आप एग्जाम में डैश कर देंगे। तो शो क्यों किया? क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि शो ऑल रेलेवेंट एग्जाम्पशन एंड, ये देखिए, रेलेवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस आपने शो करनी है। इसलिए मैंने 4 लाख रुपए के लोन को इग्नोर तो किया है, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर इधर। जी, लैपटॉप मिला है जी उसे। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप, अगर कोई पेमेंट की होती तो वो माइनस हो जाती। स्पाउस से मिला है। ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम यहाँ भी सैलरी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि सैलरी तो नहीं है ना, जॉब थोड़ी कर रही थी अपने कागज के पास। ये लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम स्पाउस। उस पे भी नंबर है, लिव अपार्ट, 355,000, 355,000, और यहाँ कर देंगे एग्जाम। ये आ गया जी। ज़कात और ये बाकी दो चीजें हमारी बाद में आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज उसने बताई थी, टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। उसके लिए मैंने क्या कहा कि आप जब क्वेश्चन में पहुंच जाए तो एक लाइन छोड़ दिया करें, क्योंकि हो सकता है कोई और आइटम भी आ जाए।
तो हम एक लाइन छोड़ के कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल सैलरी बिफोर टैक्स borne बाय द एम्प्लॉयर। ठीक हो गया। इसका हमें टोटल करना होता है। जब हमें एग्जाम में मिल जाए कि टैक्स borne बाय द एम्प्लॉयर, तो हम इन तमाम आइटम्स का नहीं यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि पिछली आइटम का देखिए टैक्स नहीं देना है ना। तो उसने कहा था कि मैं अपना तो यहाँ पर हम लेकर आएंगे। तो दोबारा देखिएगा कि यहाँ से ये जो HPL था ना, उसने इसको कहा था कि तुम्हारा टैक्स हम देंगे। तो अब हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन इस आइटम को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि उसने HPL ने उसका इन आइटम्स के ऊपर टैक्स नहीं देना, उसने अपनी आइटम्स के ऊपर टैक्स देना। तो लिहाजा हम यहाँ से लेके इसकी जो टोटल अमाउंट आ रही है, इसके ऊपर उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये बात सबको समझ आ गई है कि इस अमाउंट के ऊपर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके ऊपर अभी हमने टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर कैलकुलेट करना है। जी। ये बेटा समझ आई कि नहीं आपको? टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर का कन्वेंशनल असल मतलब ये है कि इसकी इस सैलरी के ऊपर जो टैक्स होगा वो इसका एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। बॉन्ड मीन बर्दाश्त करेगा, उसको कहते हैं टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कंपनी ने उसको कहा है, HPL ने, तो मैडम आपकी ये जो सैलरी है इसका टैक्स हम देंगे, इसको कहते हैं टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो कहाँ लिखा हुआ था? वो शुरू में लिख दिया गया था। ये बात शुरू में ही लिख दी गई थी यहाँ पर। ये बेनिफिट इज बी बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। हर सैलरी एंड बेनिफिट इज इनकम टैक्स रिलेटेड टू हर सैलरी एंड बेनिफिट इज टू बी बॉर्न बाय द HPL। तो ये वाली लाइन का मैं ट्रीटमेंट करने लगा हूँ। नहीं, एस वाली क्या वो पूछ रही कि एस वाली अमाउंट का क्या करेंगे? भाई एस वाली का तो उसने ना ठेका लिया हुआ कि मैं जो तुम्हारी पिछली अमाउंट है इसका भी टैक्स मैं ही दूंगा। उसने तो अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स देना है, तो इसलिए हम उसी का टैक्स लेंगे। और कोई सवाल है? अब लिखेंगे हम टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और इसकी बनाएंगे वर्किंग वन। अब तैयार हो गए, मैं टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर करने लगा हूँ। ओके, आर यू रेडी? या मैं ही खबर हूँ के बाद? मैं मैं यहाँ आज जाहिर बात है कि जब एग्जाम में कर रहे होंगे तो एक पेज छोड़ के किसी और पेज के ऊपर ये वर्किंग करेंगे, लेकिन मैं इसकी वर्किंग यहाँ कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करने में भी आसानी है। वर्किंग वन क्या तरीकेकार है उसका, आप क्या करेंगे? इसका वर्किंग वन के साथ लिखेंगे टैक्स बॉन्ड बाय द टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर बेटा समझ आ गई आपको? यानी उसका टैक्स उसका कंपनी देगी, उसकी सैलरी से नहीं काटा जाएगा। इसका तरीकेकार मैंने बताया है कि ये जो अमाउंट है 4310, इसको आप 5 दफा लिखेंगे 4310। ठीक है, इस अमाउंट को आप कम से कम 5 दफा लिख लें। 1 2 3 4 5। ठीक है। और अब आप टैक्स रेट निकाल लें, जो आपको एग्जाम में गिवन होंगे। यहाँ सैलरी का ही रेट लगाना, नॉन सैलरी का कभी रेट नहीं लगाना है। 430, 4310, तो टैक्स रेट में देखें 430 कहाँ पर फॉल कर रहा है। जी, क्या 32 लाख 41 लाख तक है? 41 लाख के ऊपर ये वाली है। 7 लाख प्लस 35%। 7 लाख प्लस 35% ऑफ द अमाउंट इंक्लूडिंग 4.35
1 मिलियन। तो क्या करेंगे हम इसका, कि हम यहाँ पर जाके इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में। प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सक्लूडिंग 4.1 मिलियन। अगर एम्प्लॉयर वो कहता है कि इसका 70% तो बेयर कर रहा, तो फिर हम एक और कॉलम बनाते हैं और यहाँ 70% लिख लेते हैं। या वो कहते हैं कि इतनी अमाउंट एम्प्लॉय से काटी जाएगी, तो वो इस अमाउंट में से हम काटने के बाद यहाँ लिखते हैं। क्योंकि 100% है, तो इसलिए अभी हमें एक कॉलम की बचत हो गई है। तो अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो बेटा अब इसके ऊपर आपने पहला देखिएगा, पहला पहला टैक्स इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, दूसरा टैक्स अब बाकी तमाम टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट होगा। सही है। अब जितने भी टैक्स होंगे वो इस पर कैलकुलेट होंगे, ये वाली जो अमाउंट आपको नजर आ रही है। सही है, इस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट होंगे। अब इसका टैक्स देखेंगे। जाहिर बात है कि हमारी सैलरी की सबसे बड़ी स्लैब जो है वो यही है, तो यही रेट इसके ऊपर ये देखिएगा 41 लाख से ज्यादा। अब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सेम वही फार्मूला लगेगा, रेफरेंस चेंज कर देंगे हम। इसका अभी एक्स 118। और ये जरा कैलकुलेट करें कि ये सही अमाउंट आ रही है। मैं जरा कैलकुलेटर को करके देखूँ। 5082 500 -41 लाख इंटू 0.35 प्लस 7 लाख। ये देखिए, ये बिल्कुल सही अमाउंट आ रही है। ठीक है। अब इस अमाउंट के अंदर उसी तरह आपने 430 प्लस इसको ऐड करना है, तो नई अमाउंट आ गई। आप फिर इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सही है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब इसका कैलकुलेट, यानी पहली स्टेप 1 के ऊपर आप इस अमाउंट का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ गई। अब आपने तमाम स्टेप्स में इसी अमाउंट का टैक्स कैलकुलेट करना है। ये वाला कॉलम आपका फिक्स रहेगा। ये कॉलम कौन सा होगा, वो ये वाला कॉलम होगा। ठीक है। तो ये आप करेंगे। ठीक है। अब इसका देखते हैं, दोबारा इसका भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये अमाउंट है 35,753,54,225 माइनस 41 लाख। ये 41 लाख कहाँ से आया, ये टेबल से आया। इंटू 0.35 35% प्लस 7 लाख। तो ये आ गया 11,38,970। बिल्कुल ठीक है जी, सही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फिर आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। ये देखिएगा। अभी आप देखें कि मुझे इस अमाउंट को, इनका जो डिफरेंस है ना दोनों का, वो कम करना है। ये 1172 है और ये 1183 है। अभी भी डिफरेंस देखें 10-12 हज़ार रुपये का है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मजीद इसकी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, मैं इसको मजीद ज्यादा बढ़ाऊंगा तो ये और कम होती जाएगी। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप 5-6 तक करके बस कर दें, इतना लंबा टाइम नहीं होता। ठीक है ना। आप जहाँ पर कहीं खत्म करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये देखिएगा कि इन अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ डिफरेंस आप देखें तो कितना आ गया ये 969। ये आ गया। उसको मजीद आप बढ़ाएंगे तो कम होगा और कम हो जाएगा। ये देखिए। अब ये देखें, यहाँ पर जाके 1190 पे जाके ये डिफरेंस सेव हो गया। ये देखिएगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन हम एग्जाम में नहीं कर सकते। हम 5-6 स्टेप तक जाके इतना टाइम नहीं होता, तो आप कंक्लूड करके अप्रोक्सीमेट फिगर भी लिख सकते हैं। तो परेशानी की जरूरत नहीं है। पर हम मैं ये एक्यूरेट फिगर ही ले लेता हूँ, 1190। या आप कहते हैं मैं ऊपर से कोई फिगर उठा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। एग्जाम में आपकी वर्किंग देखनी होती है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो मुझे बता दें।
वो कह रहे हैं कि हमने प्रीवियस संडे इस मेथड से कैलकुलेट नहीं किया। ये मैंने क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस संडे को। ये बताइएगा कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था लास्ट संडे को। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जिस दफा मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए पिक्चर। ये देखिए, ये पिक्चर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब आपकी स्टेज जो है ना, वो बिल्कुल एंड पे है। ये देखिए, ये पिक्चर रहते हैं। यानी आप समझिए कि आपने 4 महीने सर्दी के अंदर क्लास को पढ़ा, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सारा कुछ आपने कर लिया। तो स्टूडेंट यहीं से वापस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, ओ यार मैं थक जाऊँ, अगली टेंथ में कर लेंगे भाई। अब तो आप करीब पहुंच चुके हो। अब तो आप यहाँ से वापस जाना बहुत बेवकूफी है। अब आप बिल्कुल एज के ऊपर हो। आपके पास जो टाइम है, अब आपने अपनी तमाम एफर्ट्स को पुट करना है। मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग कि आपने क्या करना है। नहीं, आपको स्क्रीन भी शेयर नहीं हुई तो क्या आपको नजर आएगा? ये देखिए, आपकी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास है। आपके पास टाइम जो है, आप डेट देखिए, चेक करें। आपके पास जनवरी का ये महीना चल रहा है। जनवरी के बाद आपके पास फब है। सही है। फब में ये आपके पास टाइम फ्रेम अवेलेबल है। तो स्टूडेंट यहीं से वापस हो जाते हैं इस पॉइंट पे। यानी सारा कुछ किया, कर लिया, और यहीं से जो है ना वो बिजली दिखाते और वापस चले जाते हैं। ये काम नहीं करते। अब यहाँ इस टाइम पे एनर्जी ज्यादा लगती है। ये बात याद रखें, जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच रहे होते हैं ना बेटा, ये मैं आपको पहले बता दूं, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो इस वक्त लग रही होती है। क्योंकि इस टाइम पे इंसान थका हुआ भी होता है। दो चीजें होती है, इंसान एक तो थका हुआ होता है। राइट, यहाँ पर ये देखें जैसे ये साहब है, ठीक है, ये वाली देखें। यहाँ पर जब इंसान होता है ना, जो थक चुका होता है, क्योंकि पहले एनर्जेटिक होता है, जब सेशन स्टार्ट होता है आप मोटिवेटेड होते हैं कि टच मैंने ठोक देगा। फिर जो जो आप ऊपर चढ़ते हैं, जो जो ऊपर चलते हैं, तो क्या होता जाता है, आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें स्लो डाउन होती जाती है। समझ आ रही है? मैंने तो साथ साथ आपको थोड़ा सा वो भी दिखाऊं। ये देखो, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखो, Dangerous part of the route due to its height of 8,200 meters, 26,900 feet, भाई, and steepness of 50 to 60 degrees. Out of the last 14 deaths on K2, 13 have occurred at the bottleneck or somewhere near it. The couloir is overhung by ये देखो, seracs, जब which are large इंसान blocks of ice यहाँ that can पर fall and पहुंचता है cause ना, avalanches. उस बेचारा, तो यहाँ पर जो है वो बड़ा Climbers have to एक traverse मुश्किल about वक्त भी होता 100 है। meters, लेकिन 330 यही feet, उसकी जो है वो exposed आगे to the बढ़ते हुए seracs to होती है। pass the bottleneck. ये The जो bottleneck is बॉटलनेक the है ना, site of जहाँ पर many ये जा रहे fatalities हैं on माउंट K2, एवरेस्ट के and it is ऊपर, the most ये देखिए dangerous नीचे part of नजर the आ रहा है world's आपको second highest mountain. बॉटलनेक। तो ये एक
मुश्किल स्टेज होती है, बहुत सारे लोग यहाँ से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है Despite its कि आपने dangers, the bottleneck is still यहाँ से technically वापस the नहीं आना। easiest and fastest route to the ठीक है, summit. आपने यहाँ पर अपनी एफर्ट को पुश करना है। ठीक है, ये आपका समझिए ये डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन कम हो चुकी होती है, आपको दिल कर रहा होता है सैर करने को और बहुत सारे काम करने को। तो इसलिए यहाँ पर आपने सिस्टम स्थापित हुए हैं। There was ब्लैक once a होल mountain climber जा who रहे हैं। The bottleneck on K2 is considered the most dangerous part of the route due to its height of 8,200 meters, 26,900 feet, and steepness of 50 to 60 degrees. Out of the last 14 deaths on K2, 13 have occurred at the bottleneck or somewhere near it. The Kulwar is overhung by seracs, which are large blocks of ice that can fall and cause avalanches. Climbers have to traverse about 100 meters, 330 feet, exposed to the seracs to pass the bottleneck. The bottleneck is the site of many fatalities on K2, and it is the most dangerous part. जी, पॉइंट नंबर 6 कौन सा है? जी, स्पाउस स्पाउस के जो पैसे मिले हैं ये वाला गिफ्ट मिले वो एग्जाम्प्ट है, रिलेटिव से वो एग्जाम्प्ट होता है। स्पाउस लिव अपार्ट, अगर कोई मियाँ बीवी की औलाद की होगी है तो उसको जो कुछ मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉ में लिखा हुआ है आपके, मेरा ख्याल है जो चैप्टर है ना सेक्शन वाइज नोट, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। सही है। नहीं जी, हमारे पास ये अमाउंट आ गई टैक्सेबल, अब सैलरी तक पहुंच गए हम, ये हमारा काम हो गया जी कंप्लीट। तो पहली मेरी इनकम ये वाली आती है। अब इसके साथ हमारे पास जो था वो कैपिटल गेन था। तो अब चलते हैं कैपिटल, ये इसको मैं डबल लाइन से, इसको सिंगल लाइन से क्लोज कर दें। ये पॉइंट मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसको हम लिखेंगे टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी ये मेरी आती, इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। अब यहाँ आ जाएगा जी कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन क्या है? डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। इसका फार्मूला आपको बताया था कि सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस इसकी कॉस्ट। तो यहाँ क्या आएगी? डीम्ड कॉस्ट, क्योंकि ये एम्प्लॉयर से मिले हुए हैं। तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे? एग्जाम में बेशक फार्मूला ना लिखें, डायरेक्ट आप अमाउंट लिखेंगे, लेकिन फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं तो याद करवाने के लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय, कितने का शेयर था ये? 32 का। ये देखिएगा, ये था उसकी डील्ड कॉस्ट थी 28 रुपये, जबकि 32 का बेच दिया था। तो इसलिए हम यहाँ पर 32 माइनस 28 करेंगे, 4 रुपये आ गए, और इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे 5,000 इंटू 4। तो हमारी टोटल इनकम जो आ जाएगी, टोटल इनकम वो होगी हमारी 20,000 प्लस सैलरी। इसको भी हम सिंगल लाइन से क्लोज कर लेते हैं। ये जो लाइनें लगा रहे हैं ये आप लोग याद कीजिएगा। नेट विकास पेड, विकास कितनी है जी हमारी? वो नीचे लिखी हुई थी, विकास हमारी ये है 105, ये अमाउंट -105। यहीं से आप लेस कर दो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। और ये वही जो ऊपर आपने ऐड की थी उसको दोबारा यहाँ से लेस कर देंगे। तो हम पहुंच जाएंगे टैक्सेबल इनकम तक, और इसको आप डबल लाइन से क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। यहाँ याद रखिएगा डबल लाइन लगाएंगे, उसको भी हाईलाइट करो और इसको कर दो टैक्सेबल इनकम। ठीक है, एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो आगे भी 2 माइनस 2 माइनस 2। नहीं, यहाँ तक हम पहुंच गए। किसी को कोई एतराज हो तो बता सकता है कि सर यहाँ पर मुझे इस चीज की समझ आई, इसकी समझ नहीं आई। ये आपको मैं करके भी दोबारा बता देता हूँ।
ये मिसेज असलम ने दो जगहों पर शिफ्टिंग की है, एक पहले एफएल में थी, वहां से उसको लीव इनकैशमेंट मिली जो कि टोटली टैक्सेबल है। फिर उनको अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी मिली जो कि 75,000 एग्जाम्प्ट है। रीइंबर्समेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल जो हेल्थ होती है अंडर एग्रीमेंट, ये एग्जाम्प्ट होती है, लिहाजा हमने इसको एग्जाम्प्ट कर दिया। सैलरी फ्रॉम एचपीएल, बेसिक सैलरी है कि हमारी 2 लाख रुपया टोटली टैक्सेबल आ गई। मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, अगर इसको एचपीएल से, अच्छा एचपीएल हॉस्पिटल तो नहीं है, हमने ये देखा ही नहीं है, ये देखना चाहिए था। एफिलिएटेड कंपनी है, नहीं हॉस्पिटल नहीं है। अगर हॉस्पिटल होता तो ये एग्जाम्प्ट हो जाता, ये जो मेडिकल फैसिलिटी में एग्जाम्प्ट हो जाती है, लेकिन ये तो मेडिकल अलाउंस है, इसका कोई फर्क नहीं। तो लेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी हमने माइनस किया तो ये आ गया। रेंट फ्री अकोमोडेशन थी जिसका उस घर का मार्केट वैल्यू थी 480। लॉ कहता है उस घर का जो रेंट है और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी ये आ गई है, विच एवरेज हायर को हम यहाँ पर ले गए। ट्रैवलिंग अलाउंस जो था उसमें, जो उसको ट्रैवलिंग दी गई थी उसमें 40% उसका पर्सनल था तो वो हमने टैक्स कर दिया। प्रोविडेंट फंड जो था वो 10% था उसकी बेसिक सैलरी का। राइट, उस सवाल के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, उसका इंटरेस्ट नहीं था तो इसलिए हमने सिर्फ 10% ले लिया है। तो रूल क्या है, 150,000 और 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है इसकी 2.4 मिलियन, तो उसका जो अमाउंट थी, लोअर अमाउंट जो थी वो हमने माइनस कर दी। तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी कितनी बनती है आपकी, 240,000, 2,40,000। तो जो लोअर अमाउंट है 150 वो माइनस कर दी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में उसको 28 रुपए का शेयर, ये था पहले कुछ और, लेकिन जिस दिन इसका ओपन किया गया उस दिन इसकी वैल्यू 28 रुपए थी। इसमें क्योंकि कुछ भी पेमेंट नहीं की, सारे के सारे इसको फ्री मिले हैं, लिहाजा हमने 5,000 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 140 उसकी सैलरी में आ गया। एम्प्लॉयर से इसको लोन मिला था जो कि 10 लाख से कम था, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। लैपटॉप उसको दिया गया था जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए की, वो सैलरी में ऐड कर दिया। जहां तक पहुंचे तो 4310 उसकी इनकम आ गई। टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर जो था वो हमने कैलकुलेट किया, इस अमाउंट को हमने, चूंकि 100% था तो इस अमाउंट को हमने यहाँ पर लिया और इसको कैलकुलेट किया। तो हमारे पास जो अमाउंट थी, मैंने तो बहुत ज्यादा कर ली और प्रिसाइज करने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पर 2 3 5 सॉरी 5 6 पर जा सकते हैं। वो आ गई अमाउंट ये रहा, इसको हमने ऐड किया तो टोटल टैक्सेबल सैलरी आ गई 55 लाख की। इसके अंदर उसमें कैपिटल गेन आ गया 20,000 रुपये का। वो कैसे आया गेन, इस तरह से आया कि उसकी जो मार्केट वैल्यू थी जिस दिन उसने शेयर बेचे वो 32 थी। एम्प्लॉयर हमें उसकी सेल प्राइस नहीं गिवन थी तो हमने फेयर मार्केट वैल्यू की सेल प्राइस ले लिया, तो 28 की चीज 32 में बिक गई। 28 कैसे हुआ कि एम्प्लॉय से स्कीम में उसको डीम्ड कॉस्ट लिया जाता है, तो 5,000 को जब मल्टीप्लाई किया तो 20,000 का उसका कैपिटल गेन सेकंड ब्लॉक में आ गया। इसकी इलेक्ट्रिक हुई इसके हस्बैंड से, तो उसको वहां से 3,55,000 मिला था जो कि एग्जाम्प्ट है, तो टोटल इनकम तक आ गए। इस टोटल इनकम में से हमने ज़कात को माइनस किया और सेपरेट ब्लॉक को माइनस किया, तो ये हमारी हमारी इनकम आ गई। यहाँ पर क्वेश्चन होते होंगे, किसी ने कुछ सवाल पूछा है। हाय हाय, कहते हैं जी सैलरी ऐड नहीं करनी, करनी है बेटा, आपने क्यों नहीं की? टैक्सेबल सैलरी में आपने सारी की सारी सैलरी ऐड करनी थी, इसको भी ऐड करना था, इसको भी ऐड करना था, आपको इसको भी ऐड करना था और इसको भी ऐड करना था। ये आएगा जवाब आपका, बिल्कुल करना है। ये कह रहे हैं कि टैक्स बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर की समझ नहीं आई। मेरा आपसे सवाल है उमर कि आपने मेरा टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर का लेक्चर लिया है या नहीं लिया। आपको फिलहाल मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर आपने नहीं लिया। जो टैक्स, जब सैलरी कैलकुलेट करते हैं, जब आप एंड पे पहुंच जाते हैं जो अमाउंट आती है उस अमाउंट को लिख लिया जाता है 5 6 दफा। ठीक है, जो अमाउंट ये वाली आई थी इसको दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा।
इसको लिख लिया जाता है, फिर इसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जो नई अमाउंट आती है फिर हर दफा उस अमाउंट का टैक्स लिया जाता है। यहाँ आप टेबल देख रहे होते हैं सैलरीड पर्सन का, ठीक है, जो आपके टैक्स रेट्स होते हैं सैलरीड के, आप वो देख रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला तो आप रेट्स देख रहे होते हैं। तो फिर हमने जो नई अमाउंट आई उसके अंदर हमने ये वाली अमाउंट ऐड की, तो हमारे पास फिर ये अमाउंट आ गई 53 लाख। इसका हमने ये नीचे टैक्स कैलकुलेट किया ये वाली अमाउंट, तो जो नई अमाउंट आई उसमें फिर 43 लाख को ऐड किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। फिर इसका टैक्स कैलकुलेट किया, तो फिर इस अमाउंट के अंदर ऐड करके ये नई अमाउंट आ गई। इसको चलते जाते हैं और 5 या 6 तक हम ले लेते हैं, हम चले 1 2 3 4 5 6। तो असूलन हमें एग्जाम के अंदर बैठे हो तो ये वाली अमाउंट बना के ऐड कर देनी चाहिए, लेकिन हमें डिफरेंस को कम करना होता है। तो अगर आप देखो मैं डिफरेंस को कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, तो यहाँ जाके डिफरेंस जो है वो बिल्कुल, यानी पिछली अमाउंट से अगली अमाउंट का डिफरेंस यहाँ 2 रुपये होके यहाँ बिल्कुल 0 होते। असल वैल्यू ये थी, पहले अफरातन फिर भी 11,90,000 रुपया टैक्स ले लिया, जो कि ये वाला है, ये टोटली टैक्सेबल होता है। और यही इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, पहले आप इसको ऐड करते हैं, फिर इसको आप जाके बाद में -B करते हैं। चलते हैं जी आगे। अब आते हैं जी टैक्सेशन में, हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में आ गए टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन टैक्सेशन में सैलरीड है या नॉन सैलरीड मुझे नजर आ रहा है कि ये सैलरीड है। कैसे? आप क्या करते हैं, ये जो आपकी टैक्सेबल सैलरी होती है साथ उसको आप टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करके चेक करते हैं। इसको आप डिवाइड करोगे इसके साथ और मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो 102% है, वो सैलरी से भी बढ़ गया, 75% के बढ़ गया, तो ये सैलरीड पर्सन है। यहाँ पर आ गए कंट्रोल बी यू कर दें। अब इसका टैक्स हमने कैलकुलेट करना है सैलरीड वाला, तो यहाँ पर सैलरी के रेट देखेंगे, वही रेट चल रहा है। 38 लाख का 41 लाख से ज्यादा है, 7 लाख प्लस 35%, प्लस 35% ऑफ द अमाउंट 5915 -4 2.0। ये आ गया। ये क्या है, ये गलती क्यों हो गई? ये इतनी ज्यादा नहीं करते आप, ये माइनस करना रहता है, ये आप नहीं, ये भी गलत है। इसलिए हम 7 लाख से भी बढ़ा है, प्लस 7 लाख प्लस 35%, ये अच्छा ये तो लॉजिक आ रहा है कि 7 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ये आ गया। अब देखिएगा जी, फुल टाइम टीचर नहीं है, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, डोनेशन इससे भी है, तो आप क्या करेंगे, लेस टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। इसका फार्मूला लिखता हूँ, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय आपकी डोनेशन। अब अगर हम ये फार्मूला लिखें तो आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा 1,335,250 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 5,915,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब डोनेशन हम सवाल से उठाते हैं। क्वेश्चन में जो डोनेशन गिवन थी जी वो थी हमारी 70,000 रुपया, जो अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को है, तो हम समझेंगे अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट प्रॉपर तरीके से की गई है 70,000। ठीक हो गया। इसकी हम क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 70,000। और यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पर अज्यूम्ड विदन लिमिट, अज्यूम्ड विदन लिमिट। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि लॉ ये कहता है
मैं ये कहता है कि आपकी ये जो डोनेशन है वो आपकी टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी डोनेशन और 30% ऑफ दिस विच एवर इज लोअर। तो अगर आप इसका 30% लें तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो 11 लाख ये आ रहा है ना। तो 5915 0 तो ये तो आ रहा है, यानी ये मिसिज असलम अगर 17,76,000 तो 500 तक डोनेशन देती है सारा प्राइज मिल जाता है। लेकिन चूंकि अमाउंट 70,000 है तो मैंने नीचे वन विद इन लिमिट, यानी ये जो अमाउंट जिसमें मैं क्रेडिट कैलकुलेट कर रहा हूँ विद इन लिमिट। अब आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करके सिंगल लाइन से क्लोज करना, क्योंकि और कोई क्रेडिट है नहीं इसको आज के अंदर। अब यहाँ आ जाएगा जी मशहूर जमाना एड टैक्स ऑन सेटल ब्लॉक इनकम। एड टैक्स और एक ही है इसके अंदर, वो है डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। तो हम अज्यूम करेंगे कि सिक्योरिटीज 1 जुलाई, क्योंकि एक्स लिखा हुआ है तो अज्यूम करेंगे कि ये सिक्योरिटीज 1 जुलाई 2024 या उसके बाद एक्वायर की गई है और ये फाइनल भी है, तो उसका रेट क्या होगा 15%। तो हम करेंगे 20,000 इंटू 15% उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, 3,000 आ गया था। तो ये आ गई, इसको बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये वाली अमाउंट आते हैं। और अब इसमें से जाके आप लेस करेंगे एडवांस टैक्स, और वो इसमें एक ही नजर आ रहा है, वो है टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉय, और वो आपने वर्किंग वन में शो करवाया गया 11,90,000। तो अब आपका टैक्स पेबल आ जाएगा विद रिटर्न 1,32,000। टैक्स विद, जब टैक्स आ जाए ना पेबल को लिखिएगा विद रिटर्न। रिटर्न उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं कि जमा करवाया जाए। ये था जी हमारा आज का क्वेश्चन जो मैंने किया था। यहाँ से समझा दूं, हमने टैक्स कैलकुलेट किया। दो चीजें यहाँ मौजूद नहीं है, फुल टाइम टीचर और फॉरेन सोर्स इनकम, दोनों यहाँ पर नहीं है, सही है। तो बाकी का बचा डोनेशन थी, तो डोनेशन का फॉर्मूला टैक्स, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय डोनेशन जो 70,000 थी वो हमने कैलकुलेट की, और 70% इसके 30% की लिमिट में थी। ऐड कर दिया सेकंड ब्लॉक ऑफ इनकम 3,000, टैक्स लाइबिलिटी आ गई, ये एनटीआर की आ गई, ये सेपरेट ब्लॉक की ऐड करके ये वाली आ गई। इसमें से टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने हमारा टैक्स दिया हुआ वो माइनस किया, तो ये पॉजिटिव अमाउंट आ गई। नेगेटिव आती है रिटर्न दो लिख देते हैं जी। बताएंगे यहाँ पर कोई आपका क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। टाइम रिवीजन हुई है आपकी, माशाल्लाह। क्योंकि असल में ये सारा हमारा रिवीजन सेशन ही होता है नॉर्मली, हम इसको रिवीजन सेशन ही कहते हैं कि यार आपकी ये सारी चीजें रिवाइज हो रही है। मैं इसको तो लीव कर देता हूँ और ये कॉपी करके अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।
ये देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपको मिल गया। मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपका इतराज रहा है कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको देखें तो इसमें हमारे अच्छे टैक्स क्रेडिट्स आ गए, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ गई, इम्प्लॉय सेफ स्कीम आ गया, प्रोविडेंट फंड आ गया, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। जी नहीं जी, अभी हम करते हैं एक ब्रेक, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें, थोड़ा सा मूव करें, किसी में अगर नाश्ता करना है वो कर लें। 15 मिनट बाद आपको दोबारा मुलाकात होती है। 15 मिनट में आ जाइएगा, मैं अकेला में बैठा हूँ। जो आप कहोगे बेटा मैं करता रहेंगे, ठीक है। आमिर अब्बास कह रहे हैं कि ये डोनेशन विद इन लिमिट कैसे है। आमिर अब्बास, ये डोनेशन विद इन लिमिट किस तरह से है कि ये देखो, ये जो डोनेशन आपने बेटा नहीं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये ना हो कि आपने मुझे काम पे लगा के आप जो है ना वो चले गए। इसको मेरा सुनो, मैं मोबाइल चेक करें 100% आपकी होगी। नहीं, ये देखो, ये जो बेटा उसका फार्मूला है टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ये मैं आपको बड़ा करके इसको यूज करके दिखाता हूँ। This is what I am saying। इसका फार्मूला था टैक्स ट्वेल्व का, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय डोनेशन। ये जो डोनेशन होती है ना, वो इस टैक्सेबल इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 49 लाख। तो 49 लाख के 30% तक ये डोनेशन हो सकती थी। अब देखिए, एक है हमने डोनेशन कितनी की है, 70,000। लॉ कहता है कि जो इसका 30% या एक्टिव डोनेशन विच एवरेज लोअर जो है वो आप इस फॉर्मूले में लिख दें। तो आप मुझे बताएं 17 लाख कम है या 70,000। मेरी लिमिट ये वाली थी, तो मेरी 70 है ना, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ये जो मैं चीज कैलकुलेट कर रहा हूँ ये विजन लिमिट है, यानी ये वाली अमाउंट, यानी 30% की लिमिट में मौजूद है। कंपनी के लिए ये 20% लिमिट होती है, सही है। और अगर एसोसिएट को दें तो ये लिमिट आधी हो जाती है, यानी 13 की बजाय 15 और वैसे वो कम हो जाती है जी। और ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन। अब ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे बाकी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।